हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का। ये थर्ड क्लास है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और मौर्य साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन हुए। प्रथम साम्राज्य जो स्थापित किए थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद दूसरे शासक हुए बिंदुसार और थर्ड अशोक। तो ये सब इन लोगों के संक्षिप्त विवरण जानने के बाद अब हम लोग उनका जीवन परिचय जानने के बाद इनका अब हम क्या जानेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, ये सब कैसे इनका जीवन यापन चलता था, कैसे इनका मतलब व्यापार था, कैसा कर था, कैसा सिस्टम था, कैसे सामाजिक पद्धति थी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य का क्या देखेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। क्यों? क्योंकि ये जब युद्ध किए थे, कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, तो ये अहिंसा का धरोहर मतलब अहिंसा को मान लिए थे और सत्य और अहिंसा, नैतिकता और जीवन करुणा की भांति इन्होंने अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालन करना चालू कर दिए और ये हिंसा को त्याग दिए। मतलब ढोल के नगाड़ों मतलब नगाड़े की विजय से और दिग्विजय जिसको बोलते हैं, वो हथियार के माध्यम से जीत को ये त्याग दिए और सत्य और अहिंसा के प्रतीक बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो ये क्या कहा जाता है कि भेरी घोष और धम्म घोष में अंतर क्या है? पहले भेरी घोष थे, मतलब भेरी घोष के मानते थे। अब धम्म घोष ये क्या है? तो भेरी घोष और धम्म घोष में अंतर है कि हम लोग भेरी घोष जो बोलते हैं ना, वो अहिंसा के बल पर विजय करना, हिंसा के बल पर, जो भेरी घोष है हिंसा के बल पर विजय प्राप्त करना, और ये धम्म घोष है जो संस्कृत रूपांतरण है। धर्म को ही संस्कृत रूपांतरण में करके बोला जाता है धम्म। वो धर्म सांस्कृतिक रूप है और बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? धम्म है। मतलब नैतिक जीवन जीना, करुणा के साथ जीना और सत्य और अहिंसा का सहारा लेना, यही क्या है? धम्म है। तो ये नैतिक जीवन जीने लगे थे। तो भेरी घोष और धम्म घोष में क्या अंतर है ये थोड़ा सा देख लीजिए। तब देखिए हिंसा आधारित क्या थे? तो भेरी घोष था। हिंसा आधारित विजय प्राप्त करना क्या कहलाते थे? भेरी घोष कहलाते थे। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक चेंज हो गए थे। इसी को हम लोग बहुत बार इसका यूज करते हैं। भेरी घोष धम्म घोष क्या है, तो इसके बारे में पहले हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो भेरी घोष क्या था? तो ये हिंसा के आधार पर विजय प्राप्त करना था, उसको दिग्विजय बोला जाता था। और ये क्या थे? धम्म घोष जो थे ना, वो नैतिकता के आधार पर शांति और स्थापना करना चाहते थे। ये नैतिकता के आधार पर शांति स्थापित किए, वही क्या कहलाता है? धम्म घोष कहलाता है। भेरी घोष मतलब युद्ध के आधार पर विजय प्राप्त करना, और ये धम्म घोष क्या था? शांति का प्रतीक मान के युद्ध मतलब युद्ध नहीं करना, शांति का प्रतीक बनाते हुए हम लोग नैतिकता और सत्य के विचार पर अहिंसा के मार्ग पर चलना, मतलब हिंसा ना करना, वो क्या था? धम्म था। चलिए हम लोग भेरी घोष और धम्म घोष में मुख्य अंतर जान लेते हैं। भेरी घोष का अर्थ हुआ युद्ध के नगाड़े या तलवार के बल पर विजय प्राप्त करना। युद्ध के नगाड़े या तलवार के विजय प्राप्त करना, तलवार के आधार पर, यह भेरी घोष हुआ। जबकि धम्म घोष क्या है? धम्म मतलब नैतिकता, धर्म के आधार, विचार और करुणा के माध्यम से विजय प्राप्त करना। समझ में आया? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना कि भेरी घोष क्या था। जब कलिंग युद्ध हुए थे तो इनका बौद्ध धर्म की ओर ये अग्रसर हो गए थे। जब कलिंग युद्ध हुआ ना, तो 10 लाख की आबादी थी, उसमें 1 लाख क्या हो गए थे? हत्या हो गए। 1 लाख की हत्या और लगभग 1 से 1.5 लाख की क्या हो गया? मतलब घायल हो गए थे। तो अशोक का ये सब दृश्य देख के ये इनका मन विचलित हो गया और ये क्या गए? अहिंसा के मार्ग अपना लिए, बौद्ध धर्म को अपना लिए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भेरी घोष। मतलब युद्ध के नगाड़े या तलवार के बल पर विजित नहीं करना है, इसको त्याग दिए, यही होता है भेरी घोष। मतलब युद्ध के नगाड़े या तलवार के बल पर विजित करना भेरी घोष। जबकि धम्म घोष का क्या अर्थ है? नैतिकता, धर्म या विचार एवं करुणा के माध्यम से बातचीत करना, सुलझाना।
और भेरी घोष क्या था? तो हिंसा, सैनिक शक्ति और भौतिक विजय, जिसको दिग्विजय बोला जाता था, दिग्विजय, ये इस पर आधारित था। जबकि धम्म घोष क्या था? अहिंसा, प्रेम, करुणा और सांस्कृतिक विजय पर आधारित था। अहिंसा, प्रेम, सांस्कृतिक विजय पर आधारित था क्या? धम्म घोष। और हिंसा, सैन्य शक्ति, भौतिक विजय, ये सब ये नहीं चाहते थे, अशोक नहीं चाहते थे। उसके बाद भेरी घोष का उद्देश्य केवल राज का विस्तार करना था। भेरी घोष जो पहले थे, कलिंग युद्ध के पहले क्या थे? तो भेरी घोष का केवल राज का विस्तार करना था। जबकि धम्म घोष का उद्देश्य क्या है? लोगों का दिल जीतना है और सामाजिक सद्भाव स्थापित करना और नैतिक जीवन जीना है। ये था, दोनों में अंतर अब समझ में आ गया होगा। और अशोक ने अपने शिलालेख में, विशेष कर 13वें शिलालेख में, भेरी घोष का त्याग कर धम्म घोष अपनाने की बात कही है। शॉर्ट में हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो भेरी घोष हिंसा की नीति है, जबकि धम्म घोष शांति की नीति है, शांति और कल्याण की नीति है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अंतर पूछता है और एग्जाम में तो नहीं पूछता, लेकिन ये पूछता है कि अशोक के 13वें शिलालेख है उसमें क्या वर्णन है। तो यही बोला गया कि 13वें में धम्म भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष अपना लिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है और हर समय ये पूछता है, आता है, यूज आता है, टर्म यूज आता है, तो ध्यान रखिएगा। क्या था? तो भेरी घोष हिंसा की नीति थी, हिंसा अपनाना इनका कर्तव्य था। पहले 261 ईसा पूर्व के पहले, ये युद्ध के पहले थे, तो हिंसा की नीति थी भेरी घोष। लेकिन युद्ध के बाद क्या हो गए? धम्म घोष शांति और कल्याण की नीति अपनाए। बस यही ध्यान रखिएगा। धम्म क्या है? तो धर्म एक संस्कृत तो रूप था, उसका रूपांतरण करके धम्म बना दिया गया, बौद्ध धर्म, उसी को धम्म बोला जाता है। उसी के अनुसार नियम आचरण व्यवहार किया जाता है। धम्म एक संघ का तरह काम करता है। जैसे हम लोग कहीं किसी के संघ में जुड़ते हैं तो उसके नियम को, आचरण को फॉलो करना है कि इस नियम से ये दिए हुए, जैसे कोई गुरु रहते हैं तो वो जो जो बताए हैं उनके मार्ग पर चलना है। ये क्या कहलाता है? धम्म कहलाता है। चलिए, ये हो गया भेरी घोष और धम्म घोष में अंतर। अब स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, ये प्रशासन कौटिल्य के अनुसार जो न चंद्रगुप्त मौर्य का कितना था? चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार जो प्रशासन था, मतलब कौटिल्य उनके क्या थे? प्रधानमंत्री थे, पुरोहित थे। कौटिल्य, चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त बोला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे? हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। पहले हम लोग क्या करेंगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रशासन जानेंगे। प्रशासन कैसा था? पहला क्या जानेंगे? प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? उसी में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? मतलब कितने तीर्थ थे, कितने अध्यक्ष थे, ये सब राजनीतिक व्यवस्था में आता है। प्रशासनिक व्यवस्था में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे सामाजिक जीवन कैसा था, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। उसके बाद कला, लोक कला, लोक कला का आरक्षण, लोक कला का संरक्षण। ये इतना ध्यान से देखना है मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का इतना देखना है। पहला प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और आर्थिक व्यवस्था कैसा था, और लोक कला का संरक्षण कैसे प्राप्त हुआ, और लास्ट में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। तो हम लोग सबसे पहले एक छूट गया है, इसको हम पढ़ ले पहले। क्योंकि ये जरूरी था। धम्म और घोष जो अभी पढ़े, धम्म और भेरी घोष और धम्म घोष के बारे में वो अभी पढ़े, उसका ये क्या यूज था वो नहीं देखें। सबसे पहले हम लोग शिलालेख में अशोक को जो शिलालेख बात किए हैं वो किस शिलालेख में क्या है उसका डिटेल हम लोग जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग जानते हैं इनका क्या था। तो एक दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख है, ये शिला पर हुआ मतलब पत्थर पर लिखा हुआ। फिर स्तंभ लेख हुआ, दीर्घ स्तंभ लेख हुआ, लघु स्तंभ लेख हुआ, ये पाया पर लिखा हुआ था, मतलब पाया जो पिलर रहता है वो स्तंभ लेख हुआ। उसके बाद एक गुफा में लिखा हुआ रहता है, उसको गुहा लेख बोलते हैं। तो वो देखते हैं कि क्या था अभिलेख।
चलिए इसको सबसे पहले याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में पूछता है कि क्या था, इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं 14 बृहद शिलालेख था अशोक का और कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं जो थोड़ा सा देख लेते हैं इधर। तो सबसे पहले अफगानिस्तान में कंधार एक जगह है, वहाँ से ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्राप्त हुआ है शिलालेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही एक है जो चेंज है। मतलब अफगानिस्तान में कंधार है, वो क्या है तो ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा हुआ क्या है शिलालेख है। और इसमें पाकिस्तान में ये क्या है मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी, यहाँ खरोष्टी है। यहाँ ध्यान रखिएगा ग्रीक और अरमाइक दिख रहा है, ग्रीक और अरमाइक दो भाषा में लिखा हुआ अफगानिस्तान का कंधार का जो शिलालेख है इस पे ग्रीक और अरमाइक ये दो भाषा में याद रखिएगा। और पाकिस्तान में मानसेहरा शाहबाज गढ़ी लिख देते हैं इधर, मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी ये है, ये दो है, वो कहाँ है तो खरोष्टी लिपि का यूज हुआ है इसमें, खरोष्टी लिपि। दूसरा पहला ये है कि अफगानिस्तान मतलब कंधार में है वो ग्रीक और अरमाइक लिपि में यहाँ शिलालेख मिले हैं ये। और ये क्या था मानसेहरा शाहबाज गढ़ी जो पाकिस्तान में है खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। बाकी जो भी है ब्राह्मणी लिपि है, ध्यान रखिएगा ब्राह्मणी लिपि है। तो कहाँ कहाँ प्राप्त हुई है ध्यान रखना है। पाकिस्तान में मानसेहरा शाहबाज गढ़ी वो खरोष्ठी लिपि है और अफगानिस्तान में जो कंधार है वह क्या मिला है तो ग्रीक और अरमाइक लिपि में पाया गया है, ये ध्यान रखना है। दो बाकी सभी क्या है ब्राह्मणी लिपि में है लिखा हुआ, मतलब प्राप्त हुआ है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कलसी जिसको बोलता है कहाँ है तो उत्तराखंड में है, दीर्घ शिलालेख है। बाहापुर कहाँ है नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा पूछता है। और अहरौरा उत्तर प्रदेश में है। बिहार में क्या है सासाराम है। उड़ीसा में धौली और जौगढ़, उड़ीसा कैसे याद रहेगा लास्ट में धौली और जौगढ़ जिसको गंजम जिसको बोलते हैं गंजम, धौली और जौगढ़ कहाँ है तो उड़ीसा में है। राजस्थान में क्या है तो बैराठ है, राजस्थान में क्या है बैराठ है। गिरनार कहाँ है तो गुजरात में। महाराष्ट्र में मुंबई सोपारा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कर्नाटक में क्या है सन्नति है, ब्रह्मगिरी है, सिंधगिरी है, नीतर है, गावी मठ जिसको बोलते हैं कर्नाटक में है। और मास्की कहाँ है तो कर्नाटक में है। आप पालकी गुंडी कहाँ है तो कर्नाटक में है। उदेगोलम कहाँ है उदेगोलम कर्नाटक में है, ये ध्यान रखिएगा। कलसी ध्यान से फिर से, कलसी उत्तराखंड में है। बाहापुर नई दिल्ली में है, याद हुआ। कैसे याद रखना देखिए, सबसे पहले पहाड़ कहाँ है तो पहाड़ कलसी, काल आता है तो पहाड़ आता है। और कलसी काल कहाँ है तो पहाड़ सबसे ज़्यादा कहाँ है तो उत्तराखंड में है। तो कलसी कहाँ होगा, कलसी पहाड़ है तो उत्तराखंड में होगा। कलसी काल कहाँ आएगा तो पहाड़ जहाँ रहेगा वहाँ काल आएगा, तो काल उतरा है, मतलब ऐसे याद रखना काल उतरा है तो उत्तराखंड। उसके बाद बाहापुर, कोई भी वाहिल उठता है कहाँ राजधानी दिल्ली से, तो बाहापुर कहाँ होगा नई दिल्ली में। उसके बाद रूपनाथ, रूप मध्य प्रदेश में है और गुर्जरा मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले रूप और गुज्जर, मतलब गुज्जर एक जनजाति का नाम है, उनका रूप कैसा रहता है तो मिडिल, मतलब ना हाई फाई रहता है ना नीचे लोअर जैसा रहता है। गुज्जर का कैसा रहता है रूप मध्य में रहता है। तो गुज्जर और रूपनाथ कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अहरौरा, ये कहाँ है तो अहरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, ये अहरौरा बोलते हैं अहरौरा। ये अभिलेख कहाँ है तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बिहार में सासाराम में है, अभिलेख मिला है। उसके बाद ये उड़ीसा, ये 14 शिलालेख जो मिला है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा पूछता है। उड़ीसा में क्या है तो धौली और जौगढ़, जिसको गंजम भी बोलते हैं। धौली और जौगढ़ कहाँ है तो उड़ीसा में है। कैसे याद रहेगा, धौली और जौगढ़
गढ़ किला कहाँ था? तो सब पिछला बार जो पहले कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, वो कहाँ था? गढ़ था। क्या था? ढोल का गढ़ था। यहाँ ढोल बजा युद्ध हुआ। तो धौली अजौगढ़, गढ़ कहाँ था? तो कलिंग था। युद्ध का कारण क्या हुआ? तो कलिंग युद्ध हुआ। कब? 261 ईसा पूर्व में। तो ये क्या है? उड़ीसा में है, धौली और जौगढ़। ये यहाँ से शिलालेख मिले हैं। याद हुआ? धौली ढोल बजा और गढ़ क्या था? जौगढ़ था। मतलब इसी के लिए युद्ध हुआ था। आगे ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या था? आंध्र प्रदेश येरागुड़ी दोनों, ये दोनों दो जगह है। येरागुड़ी है एक, और एक एरा है और एक येरा है। येरागुड़ी, देखिए येरागुड़ी, और एक है येरागुड़ी। ये दो जगह है वहाँ आंध्र प्रदेश में। और राजुला मांडागिरी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। मतलब गुड़ी से याद रखिएगा, जहाँ भी आए आंध्र प्रदेश में, येरागुड़ी और राजुला मांडागिरी, ये है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कर्नाटक में, कर्नाटक को ध्यान से रखिएगा। हम फिर से कर्नाटक को एक बार देखते हैं। कर्नाटक में पहला सन्नति है। उसके बाद कर्नाटक, टक लोग लगाए रहते हैं यहाँ। तो कर्नाटक में क्या होगा? सन्नति होगा। मतलब उन्नति कहाँ होगा? तो सन्नति या उन्नति कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ब्रह्मागिरी, ब्रह्मा भगवान कहाँ टक लगाए रहते थे? तो ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। सिद्धगिरी, ब्रह्मा सिद्ध करेंगे कहाँ? टक लगा के, तो कर्नाटक में। नीतर और रिप्लाई उत्तर देंगे कहाँ? नीतर और सन्नति कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद ब्रह्मा का मठ कहाँ है? ऐसे याद रखिए, गवी मठ कहाँ है? तो कर्नाटक में। उसके बाद मासकी कहाँ है? तो कर्नाटक में। मासकी ब्रह्मा और उनकी माता, ऐसे याद रखिए, ब्रह्मा की माता कहाँ है? तो कर्नाटक में है। पालकी गुंडी बोला जाता है, गुंडू बोला जाता है। पालकी गुंडू कहाँ है? तो कर्नाटक में। और एक उडेगोलम, ये पालकी गुंडू और उडेगोलम, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म भगवान कैसा है? तो उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? तो पालकी में उड़ते हैं। ये याद रखने का तरीका है कर्नाटक का। याद हो गया? जैसे ब्रह्म भगवान का जैसे ब्रह्मा जी के क्या जानते हैं? तो कर्नाटक में थे ब्रह्म भगवान, ऐसे याद रखिए। क्या थे? सन्नति थे। मतलब वहाँ टक लगाए हुए थे। कर्नाटक टक लगाए हुए थे कहाँ? सन्नति में। और ब्रह्मगिरी, कौन भगवान थे? ब्रह्मा भगवान थे। क्या थे? तो सिद्धगिरी, सिद्ध किए ब्रह्मा भगवान के कर्नाटक में, सिद्ध किए। हम लोग सन्नाटा के साथ सिद्ध किए कि सिद्ध है, मतलब भगवान का सिद्धि प्रसिद्धि है यहाँ। उसके बाद नीतर, जो भी मतलब क्या किए? जो भी याग या जो भी हवन किया उनका क्या किया? उत्तर दिए, रिप्लाई दिए। मतलब जो भी याग किया उनका, जो भी पूजा किया उनका उत्तर दिए, मतलब नीतर दिए। तो कर्नाटक, ब्रह्मा भगवान क्या दिए? रिप्लाई दिए, तो नीतर होगा। गवी मठ कहाँ है? तो भगवान जी का मठ कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और उड़े गोलम, कौन भगवान उड़ते हैं? तो ब्रह्मा भगवान उड़ते हैं। और कैसे उड़ते हैं? तो पालकी में उड़ते हैं। ये है कर्नाटक। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या है? तो मुंबई सोपारा, जानते ही हैं, एक शिलालेख है वो मुंबई सोपारा। जैसे ही सोपारा होगा तो महाराष्ट्र। उसके बाद गिरनार, गा से गिरनार, गा से गुजरात। बैराट, भाबरू बैराट, ये याद रखिएगा, राजस्थान में है। ऐसे याद रखना, भाबरू बैराट अशोक का नाम मिलता है। तो भाबरू बैराट कहाँ है? तो राज है, राज अशोक का राज था, तो राजस्थान में। उसके बाद बाहापुर हो गया नई दिल्ली में, रूपनाथ गुर्जरा मध्य प्रदेश में, अहरौरा उत्तर प्रदेश में, बिहार में सासाराम, और उड़ीसा में धौली अजौगढ़ में, और इधर येरागुड़ी और राजला मांडागिरी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और पाकिस्तान में मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, और एक और था अफगानिस्तान में कंधार में मिला है। ये है क्या? शिलालेख। 14 बृहद शिलालेख को ध्यान से रखना है और याद रखना है कि एग्जाम में आता है। ये हुआ अशोक का डिटेल। उसके बाद हम आगे आते हैं प्रशासन व्यवस्था। चलिए देखिए, और ये थोड़ा सा याद कर लेते हैं। शिलालेख
याद करने का तरीका भी बताते हैं कैसे याद होगा। बृहद शिलालेख है और 14 बृहद शिलालेख में कौन से किस में धम्म नीति अपनाया गया है, किस में नियम का पालन करना है, किस में आत्मनियंत्रण की बात कही गई है, किस में राजुक 5 वर्ष के दौरे पर जाएंगे तो लोगों को कल्याण होगा, और इसमें नीति बताया गया है कि कैसे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम लोग चलेंगे, जीवन एक सरल होगा, संयमित होगा, अहिंसा के बल पर चलेंगे, नैतिक और करुणा के भाव से हम लोग को लोगों का दिल जीतना है। ये इसमें पूर्ण रूप से वर्णन है। चलिए, सबसे पहला है पशु बलि की निंदा। पहला जो शिलालेख में बोला गया है कि क्या बोले थे अशोक, क्या पालन करना है, तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा कैसे याद रखना है, तो पशु बलि की निंदा ठीक है। चलिए देखिए, पहला में पशु बलि की निंदा। सबसे पहले हम लोग जब फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो लोगों को निंदा किया जाता है, ओह इसको पढ़ने नहीं आता है, तो क्या है पशु बलि की निंदा, मतलब फर्स्ट क्लास में गया उसको निंदा स्टार्ट हो गया। तो पशु बलि की निंदा पर रोक है। फर्स्ट में पशु बलि पर निंदा किस में है, तो फर्स्ट में, प्रथम शिलालेख में। चलिए दूसरे की बात करते हैं। मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था करना, और 5 राजाओं का उल्लेख है। चोल चेर भी है, चोल चेर पांड सत्यपुत्र केरल पुत्र की चर्चा है, मतलब 5 राज्यों के उल्लेख भी है। ध्यान से, पहला पशु बलि की निंदा, फर्स्ट क्लास में जाता है बच्चा तो उसको निंदा होती है, तो निंदा के मतलब किसको, पशु के जैसा रहता है, पशु छोटा बच्चा, तो पशु बलि की निंदा फर्स्ट में। दूसरा, मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा कैसे याद रखेंगे, दंत चिकित्सा, ऐसे दो से दंत, अदा से चिकित्सा। दूसरा क्या है, तो चिकित्सा होती है। दूसरा का क्या होता है, तो चिकित्सा होता है। दूसरा चिकित्सा, दंत चिकित्सा बोला जाता है, तो चिकित्सा दूसरा में चिकित्सा। और क्या है, 5 का उल्लेख है, 5 का उल्लेख है, किसका, 5 चोल पांड सत्यपुत्र केरल पुत्र, ये 5 राजाओं का 5 ये जो क्षेत्र है उसका उल्लेख है दूसरा में, दूसरा शिलालेख में। तीसरा में क्या है, तो राजकीय दौरे पर जाइए और लोगों को देखिए कि हमारा लोग सुखी हैं, क्योंकि जो अशोक थे कहीं जा नहीं सकते थे, सम्राट थे, राजा थे, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास जाना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए महामात की नियुक्ति किए थे, मतलब देखते थे, निगरानी करते थे। महामात लोग क्या करते थे, जो धर्म का अनुपालन हो रहा है या नहीं, लोगों को मतलब प्रजा की कोई शिकायत तो नहीं है, तो ये सब धर्म महामात्र करते थे। तो सबसे पहले तीसरा क्या है, तो राजकीय अधिकारी कौन, युक्तक थे, राजुक थे, राजुक और प्रादेशिक को हर वर्ष क्या देखा जाता था, 5वें बार दौरे पर जाते थे और लोग घूम घूम के देखते थे, और जो भी उनका प्रॉब्लम होता था लाते थे और अशोक को बताते थे। तो तीसरा में क्या है, राजकीय अधिकारी दौरे पर जाए, तो तीसरा रा से इधर रा है और दौरा होगा, इधर भी रा होगा, मतलब दौरा है और रा है, तो राजकीय अधिकारी युक्तक, राजुक और परदेसी कहाँ जाए, तो दौरे पर जाए। तीसरा में हुआ। चौथा में क्या है, चौथा में क्या था, धर्म महापात्र की नियुक्ति। 5वां में था धर्म महापात्रों की नियुक्ति। चौथा में यही है जो अभी पढ़े थे, भेरी घोष की जगह धम घोष की, भेरी घोष की जगह धम घोष अपनाना, धम घोष अपनाना। चौथा में क्या है, तब भेरी घोष की जगह धम घोष अपनाना, ठीक है, चौथा जो अभी पढ़े थे। 5वां क्या है, धम महामात्रों की नियुक्ति, मतलब 5 उंगली है, हम लोग ऐसे मतलब पटक देंगे तो नियुक्ति हो जाता है, किसी भी चीज़ को मोहर छप जाता है, तो नियुक्ति होगा 5 से, तो धम महामात्रों की नियुक्ति। और धम महामात्र क्या थे, तो अभी बताए, जो धर्म के मतलब रूल को, जो बौद्ध धर्म में रूल है उसको आज्ञा का पालन करवाना और निगरानी में रखना, वो धम महामात्र करते थे, तो धम महामात्रों की नियुक्ति 5वां में है। छठा प्रतिवेदक, प्रतिवेदक मतलब होता है कि जैसे गुप्तचर नहीं बोलते हैं, गुप्तचर को गुण पुरुष बोला जाता था, यहाँ है प्रतिवेदक, और ये पूछता है कि प्रतिवेदक किस में है, तो छठा शिलालेख में प्रतिवेदक। प्रतिवेदक हुआ मतलब अशोक का एक ये व्यक्ति थे
और महामात्र के जैसा ही एक दूसरा कहा जाता है कि महामात्र के जैसा ही, लेकिन ये प्रतिवेदक कहलाए। क्या थे कि मतलब जाओ और प्रजा का जो भी कष्ट हो हमको लाओ, मतलब हमको लाकर बताओ कि क्या कष्ट है, और हम कभी भी मतलब कहीं भी खाते रहें, स्नान करते रहें, कभी भी हमसे आके मिल सकते हो। तो ये प्रतिवेदक जो व्यक्ति था उनको बताता था जाकर, वही प्रतिवेदक कहलाता था। जैसे सूचना पहुंचाने वाला, वो क्या हुआ, प्रतिवेदक हुआ। छठा में, सातवां में है सभी संप्रदायों के पास सहिष्णुता, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता रखते थे। मतलब सातवां में ये कहा गया है सहिष्णुता, सा से सहिष्णुता और सा से सातवां ध्यान रखना है। मतलब हम लोग जैसे हम लोग हिंदू धर्म मानते हैं तो दूसरे धर्म को क्या नेग्लेक्ट नहीं करना है। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म सभी को परस्पर सहयोग करके आगे बढ़ना है, और हम लोग सबको प्रॉपर समानता देना है, ना कि अपना धर्म माने और दूसरे धर्म को तिरस्कार कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, तो कहीं से भी उचित नहीं है। तो क्या है, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की भावना रखना। क्या था, सातवां क्या शिलालेख में बोला गया है। आठवां में क्या है, तो सम्राट को धर्म यात्रा का उल्लेख किया गया है। मतलब ये कहाँ कहाँ गए थे, बोध गया गए थे, ये लुम्नी गए थे, नेपाल की तराई में गए थे, ये सब सम्राट की धर्म यात्रा का उल्लेख है। तो आठवां में, और बोधि वृक्ष गया में है, उसका भ्रमण का उल्लेख है। किसमें, आठवां शिलालेख में। उसके बाद नौवां में, 8 में याद हुआ धर्म यात्रा। धर्म कब करेगा, जब 8 वर्ष के हो जाएगा, धर्म लोग मानने लगता है, जानने लगता है धर्म कि नहीं। पहला से 5वां 6ठा तक तो लड़का चलिए ठीक है अपना पढ़ाई करता है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो जानता है कि धर्म क्या है। तो 8 क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया तो धर्म के बारे में जाना। तो याद रखने का तरीका है, सम्राट की धर्म यात्रा का उल्लेख किस में है, तो 8वां में है। 9वां में क्या है, तो विभिन्न प्रकार के समारोहों को निंदा। मतलब 9वां में विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा, कुछ भी मतलब पशु बलि देना, ये सब क्या था, निंदनीय थी। तो ये जो कर्मकांड होता था ऋग्वेद में, कर्मकांड को पशु बलि देना, ये सब क्या था, विभिन्न प्रकार के समारोहों को निंदा करना। 9 से 9वां और ना से निंदा करना, ये था 9वां में। 10वां क्या था, ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल। मतलब 10 नंबर, जैसे देखिए सचिन का 10 नंबर का जर्सी था, और वो मतलब किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझते थे। तो क्या था, धम्म नीति की श्रेष्ठता, सबसे श्रेष्ठ क्रिकेट में तो जाना जाता है 10वां, तो सचिन थे। तो क्या था, धम्म नीति की श्रेष्ठता बल दिए थे। और ख्याति और गौरव को कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। मतलब भारत रत्न प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी आज आम आदमी के जैसा बिहेव करते हैं। तो वो क्या है, ख्याति और गौरव की निंदा किए और धम्म नीति का श्रेष्ठता पर बल दिए। ये क्या है, 10th नंबर का। 10th नंबर मतलब 10वां शिलालेख में यही वर्णन है। फिर से याद रखना है, 10 नंबर सचिन का जर्सी था। और सचिन जो ऐसे हैं क्रिकेट का भगवान कहे जाते हैं, लेकिन उन्हें गौरव का एक भी क्या है, एक भी मतलब घमंड, प्राउड नहीं है। और वो धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल देते हैं, सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 11 में, 11 व इधर भी आएगा व इधर भी आएगा, व्याख्या, धम्म नीति की व्याख्या। धम्म क्या होता है, तो अभी हम बताए हैं, धर्म का एक रूप है। संस्कृत में धर्म बोला जाता है, बौद्ध में क्या होता है, धम्म होता है, जो नियम है उसका व्याख्या है। बौद्ध धर्म में क्या नियम थे, वो धम्म का नियम कहलाता है। क्या, 11वां में, तो एक पर एक 11, एक बोला तो फिर एक बोलेगा, एक बोलेगा तो एक बोलेगा, तो क्या है, व्याख्या है। ब्रह्मा क्या है, तो सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की नियुक्ति। 12 ब्रह्मा जो है शिलालेख में क्या है, तो सर्वधर्म संभाव, सभी को धर्म को समानता देना है, सभी धर्म को मानना है। और स्त्री महामात्र की नियुक्ति, इसमें ध्यान रखिएगा, स्त्री महामात्र की नियुक्ति मतलब महामात्र जो रूल रेगुलेशन चलता था उसमें स्त्रियों लोग भी भाग लेती थी, और उसमें भी परीक्षण करने वाला होता था कि कौन रूल मान रहा है, धर्म का नियम कौन मानता है, कौन नहीं मानता है। तो वो स्त्री महामात्र की नियुक्ति भी थी। मतलब स्त्रियों लोग को भी ये रूल मानना था, धर्म का लोग मानते थे, तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति था। ब्रह्मा में 12 वर्ष क्या है, सर्वधर्म, मतलब 12th पास कर जाता है लड़की लोग तो उसको अच्छा ज्ञान हो जाता है, तो क्या बोला जाता है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति हुई थी। याद करने का तरीका। उसके बाद 13वां शिलालेख में क्या बोला गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाले आठविक जनजातियों का वर्णन। सबसे ध्यान यही रखना है कि 13वां शिलालेख में क्या है, तो 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और पड़ोसी राजाओं का वर्णन है, अपराध करने वाले आठविक जनजातियों का उल्लेख है। वहाँ जनजाति कबीला भी थे और कलिंग
युद्ध के बाद क्या आक्रमण भी करते थे, लोगों को लूटपाट भी करते थे, वो आठविक जनजाति मलेच्छ आदि जनजातियों का क्या है, उल्लेख है। तो कलिंग युद्ध 13 बार चढ़ाई हुआ और कलिंग का युद्ध को जीत लिए, ऐसे याद रखना है। 13 बार चढ़ाई किया और कलिंग युद्ध को जीत लिए। तो कलिंग युद्ध किस में है, 13वां में है। पड़ोसी राजाओं का वर्णन है और अपराध करने वाले आठविक जनजातियों का उल्लेख है। दूसरा और 13वां में कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद 14 में क्या है, तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किए थे। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किए थे। ये है 14वां शिलालेख में। याद हुआ? एक बार फिर से हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। चलिए 14 में क्या है, तो जैसा कि सबसे लास्ट में व्यक्ति को क्या हो जाता है, जब 14 शिलालेख होगा मतलब सबसे ऐसे याद रखिएगा, 14 वर्ष में लोग इंटर नहीं 14 वर्ष में लोग मैट्रिक पास करता है तो क्या होता है, जनता को धार्मिक जीवन जीने का ये धार्मिक जीवन जीने का लोग लगता है कि नहीं चलो हम अब पास हो गए हैं तो धर्म भी एक चीज़ होता है, धार्मिक जीवन जीना है और धर्म को मानना है। तो धार्मिक जीवन जीने के लिए कौन देते, याद करने का तरीका है बस। 14वां में क्या है, तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किए। मतलब लड़का पास हो गया तो अब बोले कि धर्म भी जियो, धर्म का पालन करो। तो 14वां में क्या था, तो जनता को धार्मिक जीवन जीने व्यतीत करने के लिए उत्कीर्ण किया गया है कि ये है 14वां बृहद शिलालेख में क्या है, तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना। ये है 14वां शिलालेख में क्या था, तो जनता जो थे जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करें, ये अशोक का कहना था। अशोक प्रेरित करते थे। यह है 14वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख में क्या वर्णन है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। जो जानते हैं कलिंग युद्ध कितना बार हुआ था, तो 13 बार चढ़ाई करने के बाद प्राप्त हुआ था, कलिंग विजय हुआ था, ऐसे ध्यान रखिएगा। पड़ोसी राज्य का वर्णन है और अपराध करने वाले आठविक जातियों का उल्लेख है 13 में। उसके बाद 12 में क्या है, तो सर्वधर्म संभाव और स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 12वां में स्त्री महामात्र है। 11वां तो है तो व्याख्या होगा, व्यास से व्याख्या, बा से व्याख्या। 10वां में अभी पढ़े हैं, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लिए थे, ख्याति और गर्व की निंदा की और धर्म नीति को श्रेष्ठता का बल दिए। मतलब 10 नंबर का जर्सी है तो वो क्या है, श्रेष्ठ है। 9वां में विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा, ऋग्वेद में जो भी कर्म कांड है, पशु बलि की निंदा, ये सब था। सच्चे शिष्टाचार और भेंट किसमें था, तो 9वां में था। उसके बाद 8वां क्या है, तो सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख। कहाँ कहाँ गए थे, तो नेपाल की तराई में गए थे और बोधि वृक्ष के पास गए थे गया में, और कहाँ गए थे, कौशाम्बी गए थे, ये सब। तो सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। 7वां सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की घोषणा करना है। 6ठा में प्रतिवेदक मतलब अशोक कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किए थे कि जाके बताओ कि जनता का क्या परेशानियां हैं और हमें आके सुनाना, और उस टाइम भी सुना देना जब हम लोग आराम भी करते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हम कर रहे हैं, आप आना हमको सुनाना। तो प्रतिवेदक की चर्चा की गई है 6ठा में। 5वां में धर्म महामात्रों की नियुक्ति, मतलब जो धर्म के नियम था उसको पालन करना है कि नहीं, कर रहा है लोग कि नहीं, ये नियुक्ति करते थे, परीक्षा लेते थे, देखते थे, तो धर्म महामात्र बोला जाता था। तो धर्म महामात्र। 4ठा में जाने ही कि भेरी घोष की जगह धर्म घोष के अपना लिए थे। उसके बाद 3रा में क्या था, राजकीय अधिकारी युक्तक राजुक और प्रादेशिक को हर वर्ष 5वें वर्ष में दौरे पर जाए और लोगों के परेशानियों को देखें, वो 3रा में था। 3रा में। 2रा में क्या था, दंत चिकित्सा की व्यवस्था करना था। और चोल पांड और सत्य पुत्र केरल पुत्र को क्या करना था, वर्णन है इसमें। उसके बाद 1 में पशु बलि की निंदा। चलिए आज के लिए इतना ही, और हम आगे पढ़ेंगे। आगे लास्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य का और मौर्य साम्राज्य का जो भी है प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये सब देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।